फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्डी न्यूरॉन। आप जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फिजियोलॉजी की पूरी सीरीज पढ़ रहे हैं मेरे पैरामेडिकल और नर्सिंग के स्टूडेंट्स, उनके लिए बस ये खुशखबरी है कि जीआईटी ख़त्म होने वाला है। काफ़ी चीज़ें आप इसकी डिस्कस कर चुके हैं, स्मॉल इंटेस्टीन भी पढ़ चुके हैं, ऊपर से सारी चीज़ें डिस्कस हो ही गई हैं। डाइजेशन हो चुका है फैट का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टीन के बारे में कि लार्ज इंटेस्टीन का क्या है स्ट्रक्चर और फंक्शन। इस डायग्राम को देखिए थोड़ा सा। ये डायग्राम क्या बता रहा है हमें कि ये स्मॉल इंटेस्टीन है, ये यहाँ पे आकर के स्मॉल इंटेस्टीन कनेक्ट हो जाएगी और कनेक्ट होने का ये देखो छोटू सा हिस्सा प्रेजेंट है। ये जो छोटू सा हिस्सा है ना, इसको कहते हैं अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म ऑफ अपेंडिक्स। ये चीज आप देखते हो, ये वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, हमारे में ज्यादा काम नहीं है। जो ये सीकम और ये अपेंडिक्स, इनके सबके में काम उनके अंदर रहता है जो घास खाते हैं। मतलब हम लोग तो घास खाते नहीं, गाय भैंस जो ये वाले जानवर होते हैं जो घास चरते हैं, इनके लिए बहुत काम की चीज है। हमारे में वेस्टिजियल ऑर्गन है, हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं करते, हम घास खा के अपना जीवन नहीं काट सकते हैं, हमें थोड़ी पकी पकाई चीजें खानी पड़ेंगी। तो अगर ऐसा होता तो बहुत बढ़िया रहता, आराम से घास चर लेते, कोई टेंशन ही ना होती, आपको पढ़ने की जरूरत ना होती, मुझे पढ़ाने की जरूरत ना होती। बट अब क्या किया जाए, प्रॉब्लम है तो है। तो अपेंडिक्स है, यही वर्मी फॉर्म ऑफ अपेंडिक्स यहाँ पे अटैच है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। कई बार यहाँ पे जब चीजें घुस जाती है खाना वाना और आ जाती है प्रॉब्लम, यहीं पे इसका इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है, बैक्टीरियल एक्शन इसमें हो जाता है और फिर यहीं से अपेंडिसाइटिस की बीमारी हो जाती है, बहुत तेज पेट में दर्द होता है। एंटीबायोटिक से ठीक हुआ तो हुआ, नहीं तो कराना पड़ता है ऑपरेशन, निकाल के करना पड़ता है इसको बाहर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये सीकम में स्मॉल इंटेस्टीन यहाँ पे ओपन हुआ। अब ये सब ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं, असली इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ ऊपर से शुरू होता है। कौन सा? सबसे पहले पड़ा असेंडिंग कोलन। असेंडिंग मतलब चढ़ने वाला, जो ऊपर जा रहा है असेंडिंग हो गया। ट्रांसवर्स मतलब जो इधर से उधर जोड़ रहा है, ट्रांसवर्स कोलन हो गया। और ये डिसेंडिंग कोलन हो गया। और ये थोड़ा सा घूमा हुआ तो इसको हमने सिग्मोइड कह दिया। सिग्मोइड मतलब थोड़ा सा घूमा हो तो सिग्मोइड कह दिया। तो आपने क्या देखा, इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन का पहला पार्ट सीकम, उसके बाद कोलन और उसके बाद रेक्टम। कोलन के कितने पार्ट? कोलन का पार्ट असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन। यहाँ पे सारे बहुत सारे काम हो रहा है। बट रेक्टम का काम क्या है? रेक्टम का काम ये है कि मेनली जो फाइनल फीकल मैटर तैयार हुआ इसको स्टोर करना और डिफिकेशन के टाइम पे मटेरियल यहीं से निकल जाता है। तो रेक्टम एक तरीके से फीकल मटेरियल स्टोरेज का काम करता है। बाकी ये सारी चीजें, बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन जो होता है वो लार्ज इंटेस्टीन में नहीं होता, इसके कुछ अलग ही काम है, स्मॉल इंटेस्टीन से थोड़ा अलग है। अब ऐसा नहीं कि एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा था, इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। देखते हैं आगे क्या इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो ये वॉल का स्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, छोड़ दो इसको, लोड नहीं लेना। अब ये चीज देखो मुद्दे की कि इसमें क्या क्या निकलता है अंदर से। इसके जो सिक्रीशन में निकलता है वो म्यूकस होता है, वाटर होता है। ठीक, म्यूकस हर जगह निकल रहा है, स्लाइवा में भी म्यूकस है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा से भी म्यूकस निकल रहा है, गोबलेट से निकाल रहे हैं, इंटेस्टाइन में भी म्यूकस निकल रहा है, सब जगह। क्योंकि म्यूकस एक ऐसी चीज जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, और वो अगर लुब्रिकेशन ना हो तो फूड आगे मूव ही नहीं कर पाएगा। तो म्यूकस तो चाहिए ही चाहिए, वाटर चाहिए ही चाहिए, सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में उसी सिक्रीशन के साथ निकल रही होती हैं। बट थोड़ा सा यहाँ पे कुछ खेल भी हो जाता है, हार्मोन का इफेक्ट आ जाता है, सोडियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा दिया जाता है, पोटेशियम का सिक्रीशन बढ़ा दिया जाता है, ऐसी चीजें होती रहती हैं। बट मेन क्या ध्यान रखना है, वाटर, म्यूकस और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स, ये चीजें निकल रही हैं लार्ज इंटेस्टीन से। कोई एंजाइमेटिक एक्शन होते हुए आप यहाँ पे ज्यादा नहीं देखेंगे। अब हॉस्ट्रा मतलब रिंग लाइक कॉन्ट्रैक्शन जो प्रेजेंट होते हैं, जो कोलन को पॉकेट में डिवाइड करते हैं। तो ये नाम थोड़ा सा याद कर लेना हॉस्ट्रा वगैरह का, कि जिससे आपको क्लियरिटी रहे। देखिए हॉस्ट्रा थोड़ा सा डायग्राम में आपको दिख रहा है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, और ये जो बैंड्स हैं ये आपको टीनिया कोलाई जैसे दिख रहे हैं। टीनिया कोलाई क्या है? 3 separate longitudinal ribbons of smooth muscle outside of ascending, transverse, descending and sigmoid colon। अब ये मेनली कहाँ मिल रहे हैं? ये देखो भैया सब कोलन में ही मिल रहे हैं। तो कोलन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, सबसे ज्यादा चर्चा कोलन पे थी, सबसे बड़ा साइज भी लार्ज इंटेस्टीन का वही कंपोनेंट था। रेक्टम की जो रही बात, रेक्टम में कुछ नहीं, रेक्टम तो आखिरी का स्टोर करने का जगह है। और लेकिन ये हॉस्ट्रा आपको कौन से होगी, तो सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा था। टीनिया कोलाई मतलब जो लंबी लंबी स्ट्रिप्स उसमें दिख रही थी। ठीक है, 3 होती है, 3 प्रेजेंट होती है लंबी लंबी। ठीक है, स्मूथ मसल की, स्मूथ मसल है ये पूरे जीआईटी में, स्केलेटल थोड़े आ जाएगी। और एपिप्लोइक अपेंडेजेस, स्मॉल पाउचेस ऑफ पेरिटोनियम फिल्ड विद फैट सिचुएटेड अलोंग द कोलन। ये याद रहना नहीं, हॉस्ट्रा और टीनिया कोलाई याद रखना।
डायग्राम में देख लो, अपेंडिजेस देख रहे हो, फैट के टुकड़े प्रेजेंट हैं, तो थोड़ा फैट प्रेजेंट है, ठीक है। अब यही, और ये हॉस्ट्रा मतलब ये जो सर्कुलर, और टीनिया कोलाई मतलब ये जो लंबे लंबे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। स्मूथ मसल के बैंड है, सेरोसा के ऊपर से दिख जाते हैं, ऐसा नहीं कि अंदर मसल छुपी हुई है, बनी बनाई एब्स के तरीके से तैयार मसल है, बिल्कुल बढ़िया दिख रही है, ठीक है। अब म्यूकस सिक्रीशन होगा, ठीक है, कोई खास विलाई नहीं प्रेजेंट होते हैं, कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता, वैसे पहले ही बता चुका हूँ। क्रिप्स ऑफ लिवर कून एंड एपिथेलियल लाइनिंग व्हिच कंटेन्स सेल्स दैट सीक्रेट म्यूकस, मतलब क्रिप्स ऑफ लिवर कून प्रेजेंट है, एक तरीके के स्ट्रक्चर है इसमें एपिथेलियल, और यहीं से म्यूकस निकल रहा है, ठीक। बाइकार्बोनेट आयन भी निकल रहा है अल्कलिनिटी को मेंटेन करने के लिए। अब उसके बाद म्यूकस का फंक्शन क्या है, जो मैंने आपसे पहले ही कह चुका हूँ। म्यूकस का फंक्शन है पहली चीज कि इंटेस्टाइनल वॉल को प्रोटेक्ट कर रहा है, हर जगह म्यूकस प्रोटेक्शन नहीं करता है, फीकल मेटल को बांध के रखता है, होल्ड करके रखता है, ठीक है, और बैक्टीरियल एंजाइम और टॉक्सिसिटी को से प्रोटेक्ट करता है, मतलब वो जो टॉक्सिक मटेरियल निकला डायरेक्टली अब्सॉर्ब ना हो जाए, या वो जो अंदर की लेयर है सबसे इंटीरियर जो एपिथेलियल लेयर है उसको डैमेज ना कर दे। तो म्यूकस जो होता है ये सारी चीजें हेल्प करता है। उसके अलावा क्या हो गया कि म्यूकस और अल्कलिनिटी जो होती है बाइकार्बोनेट आयन, उसको क्योंकि जो सिक्रीशंस बैक्टीरियल एक्शन हो रहा होता है, बैक्टीरियल एक्शन की बात आएगी, जो हो रहा होता है उससे जो एसिड निकल रहा है उससे प्रोटेक्ट करके रखता है इंटेस्टाइनल वॉल को। अब फीकल फॉर्मेशन जो होता है, लगभग 1500 ml काइम निकलता है पर डे। काइम क्या था, जो उससे पहले डाइजेशन होकर के जो उसमें मटेरियल पहुंचा, ये याद रखना। 100 ml फ्लूइड हो गया, याद रहे ना याद रहे, मोटी मोटी बात क्या याद रखो, बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है। बाइकार्बोनेट प्रेजेंट क्यों होता है, क्योंकि जो बैक्टीरियल रिएक्शन से एसिडिक प्रोडक्ट निकल रहा है उससे वॉल को बचाने के लिए, और काइम निकलता है, और इन सबका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और लार्ज इंटेस्टीन में बाइकार्बोनेट और क्लोराइड भर भर के निकलता है। लेकिन जो यहाँ पे टाइट जंक्शन प्रेजेंट होते हैं जो बैक जाने से मदद करते हैं, मतलब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस नहीं हो रहा है, यहाँ बस बेसिक सिक्रीशन हो रहा है, कोई इस तरह का खास एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा जैसे स्मॉल इंटेस्टीन में पढ़ते आए थे। सोडियम और क्लोराइड का थोड़ा सा जब मूवमेंट होता है तो उससे एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्रिएट होता है, जिससे वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाता है। जितना एक्स्ट्रा वाटर होगा वो लार्ज इंटेस्टीन में अब्सॉर्ब हो जाएगा, मतलब जो लिक्विड जैसा काइम आया था स्मॉल इंटेस्टीन से मूव करते एकदम वाटरी, बिल्कुल पतला पतला जो खाना डाइजेस्ट होकर तैयार हुआ था, अब वो बढ़िया फीकल मैटर तैयार हो जाएगा थिक टाइप का। ये काम करेगा कैसे, सोडियम और क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड जब जाएगा तो आयन के पीछे पीछे वाटर जाएगा, तो वाटर वहां पे रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। अब मुद्दा क्या बचा, मुद्दा ये कि सोडियम क्लोराइड मतलब सिक्रीशन में जो आप फीकल मटेरियल है उसमें बहुत कम है, और बाइकार्बोनेट है मतलब भर की क्वांटिटी में, क्योंकि उसकी जरूरत थी एसिडिक प्रोडक्ट से बचाने के लिए। अब आ गया भाई फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या है, फर्मेंटेशन का खेल ये कि जितना आप डाइजेस्ट नहीं कर पाए थे सेलुलोज वाला मटेरियल, जैसे कि आपने खीरा खाया या किसी प्लांट वाले जितने भी आइटम खाए उनकी जो सेल वॉल थी जिसको आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे बैक्टीरिया के लिए बनेगा मटेरियल। और बैक्टीरिया किस पे काम करेगा, बैक्टीरिया इन्हीं सारी चीजों पर काम करेगा, और फिर निकालेगा क्या, निकालेगा वो कंपोजिशन फीचर्स में क्या, 3/4 वाटर 1/4 सॉलिड, ठीक है, मतलब 75% वाटर है, 1/4 25% जो है सॉलिड है। सॉलिड में क्या है, 30% बैक्टीरिया है, डेड बैक्टीरिया, मतलब लार्ज इंटेस्टीन में बहुत ज्यादा बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ये मान के चलो एक आदमी के अंदर 2 किलो बैक्टीरिया लगभग प्रेजेंट होता है, 2 किलो बैक्टीरिया, थोड़ा बहुत नहीं। और ये बैक्टीरिया अगर खत्म हो जाए तो क्या होगा, बहुत सारी बीमारियां शुरू हो जाएंगी। ये जो माइक्रोबायोटा प्रेजेंट है लार्ज इंटेस्टीन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बिना लाइफ का सर्वाइवल नहीं है। तो खाली यही खत्म हो जाए, बीमारी ढूंढते ढूंढते आदमी परेशान हो जाएगा डॉक्टर, और उसका जो है इलाज नहीं हो पाएगा। तो माइक्रोबायोटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एंटीबायोटिक लेने से इस तरह की जो भी दवाएं हैं जो इस माइक्रोबायोटा को मार रही हैं खत्म हो जाता है। इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा एंटीबायोटिक के कॉम्बिनेशन में लैक्टोबैसिलस ऐड होके आने लगा। क्यों आने लगा, कि वो माइक्रोबैक्टीरिया और लैक्टोबैसिलाई के स्पोर जाएंगे, माइक्रोबायोटा को मेंटेन रखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी हो गई है डॉक्टर्स की कि चीजें ऐड करें जिससे ये माइक्रोबायोटा ना खत्म होने पाए। अब ये जो बैक्टीरिया है ना, ये फीकल मैटर का बहुत मतलब 30%, अगर मान लीजिए किसी आदमी ने 1 किलोग्राम जो है उसने फीकल मैटर निकाला, तो उसमें तो 750 ग्राम पानी होगा, 250 ग्राम उसके अंदर क्या होगा, सॉलिड होगा, और उसका भी 30% जो होगा, उसका जो 30% होगा, मतलब 250 ग्राम का 30% लगभग रफ कर लें तो 70 ग्राम 75 ग्राम के आसपास क्या होगा, 75 ग्राम के आसपास
निकलेगा बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी 10 to 20% फैट प्रेजेंट है, थोड़ा 2 से 3% प्रोटीन प्रेजेंट है और 30% रफेज, वही डाइटरी फाइबर जो निकला था। इसीलिए डाइटरी फाइबर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि डाइटरी फाइबर अगर नहीं लेंगे तो स्मूथ मूवमेंट इंटेस्टाइन का नहीं हो पाएगा। जो आजकल की डाइटरी हैबिट चलने लगी ना, मैदा खाने की, आप रिफाइंड फ्लोर भी यूज करते हैं, कुकीज खा रहे हैं, पिज्जा यूज कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें क्या है, रिफाइंड फ्लोर है, इसमें डाइटरी फाइबर है ही नहीं। या कल्चर ने जूस पिए, जिसके मुंह में दांत है वो भी जूस पी रहा है, जो बहुत ज्यादा बीमार नहीं वो भी जूस पी रहा है। होल फ्रूट खाइए, कंप्लीट फ्रूट जब खाएंगे तो उसमें डाइटरी फाइबर जाएगा। डाइटरी फाइबर का डिब्बा मार्केट में खरीदने जाओ तो 300-400 रुपए का अलग से आता है। अब वो डाइटरी फाइबर आप छोड़ करके क्या कर लेते हो, वो डाइटरी फाइबर लोग परचेस करके खाने लगते हैं, और जो डाइटरी फाइबर प्रेजेंट होता है हमारे फूड मटेरियल में उसको निकाल देते हैं। जो गेहूं का आटा है घर में, उसको आपने बहुत रिफाइन कर लिया, उसका जितना चोकर था निकाल दिया, उसमें जो भूसी थी। आप चने खा रहे हो, उसकी भी भूसी हटाए दे रहे हो, रफेज जो उसका पार्ट है वो, आप फ्रूट में जो डाइटरी फाइबर मिल सकता था उसको भी हटा दिया, जूस पी लिया। तो डाइटरी फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो कहीं ना कहीं एक जो जीआई की हाइजीन है उसको मेंटेन करता है, बैक्टीरियल एक्शन में हेल्प करता है। उसके अलावा जो ये आप देख रहे हैं, थोड़ा सा इसका एक्शन जो होता है, ये जो बाइल के कंपोनेंट निकले थे इन पे भी हुआ, और ये थोड़ी सी गैसेस निकलती हैं, जो अक्सर गैस जो निकलती है वही चीज है, स्कैटोल, इंडोल, मरकैप्टन, वो सारी चीजें हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये गैसेस थोड़ी सी क्वांटिटी में निकलती हैं बैक्टीरियल एक्शन की वजह से। अब उसके बाद ये सबस्ट्रेट क्या मिलता है बैक्टीरिया जिसपे फर्मेंटेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट कौन सा, भाई स्टार्च, डाइटरी फाइबर, सेलुलोज जो नहीं डाइजेस्ट कर पाए थे, कुछ बची हुई प्रोटीन, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वो भी तो एंजाइम भी तो प्रोटीन ही था, और थोड़ा सा ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स जो थोड़े बहुत प्रेजेंट होते हैं, वो सारे के सारे अल्टीमेटली बैक्टीरिया उस पर एक्शन करता है और उससे बनाता है कुछ काम की चीजें। अब देखो काम की चीजें क्या है, काम की चीजें विटामिन के, B12, थायमीन और राइबोफ्लेविन। ये विटामिन के कभी किसी को डाइट से नहीं मिलती, नहीं लेनी पड़ती है, और विटामिन के की डिफिशियंसी भी नहीं होगी बॉडी में। ऐसा नहीं होता लोग विटामिन के का इंजेक्शन लगवाते जा रहे हैं, कोई जरूरत नहीं पड़ती जनरली नॉर्मल कंडीशन में। क्यों नहीं जरूरत पड़ती, क्योंकि ये जो विटामिन के है ये बैक्टीरिया आपके अंदर खुद मैन्युफैक्चर वाला मशीन लगी हुई है, जो वेस्ट मटेरियल जा रहा है उसी पे बैक्टीरिया एक्शन करके विटामिन के बनाए ले रहा है। विटामिन B12 भी बनी जा रही है, और थायमीन भी बना जा रहा है, राइबोफ्लेविन भी, मतलब कितने इंपॉर्टेंट विटामिन हम उस वेस्ट जो बैक्टीरिया हमारे अंदर पड़ा हुआ है वो बना दे रहा। अब ये दिमाग में सवाल आ रहा हो कि बैक्टीरिया भी अच्छा भी है, खराब क्यों नहीं है, क्योंकि भाई वो जब तक नॉर्मल कंडीशंस रहती हैं वो बैक्टीरिया आपके ऊपर अटैक नहीं करता, वो कॉमन सेलिज्म बैक्टीरिया होता है, खुद भी जी खा रहा है और आपके लिए भी मतलब की चीज बना रहा है, जिंदगी अपनी आपके इंटेस्टाइन में गुजार रहा है, आपका भी फायदा है उसका भी फायदा है, और जितना बैक्टीरिया डेड होता है वो फीकल मैटर से डेली निकल जाता है। वो बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो समझिएगा, देखो इतनी इंपॉर्टेंट जो है वो विटामिन आपको प्रोवाइड कर रहा है। अब उस पर वो डाइजेशन का प्रोसेस होगा, ब्रेक डाउन होगा, वही बच्चा कुचा जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन बच गया डाइजेशन से वो सब उसके काम आ जाता है। ठीक है, तो वो सड़क के आसपास का आपके उस कुत्ते की तरीके से प्रेजेंट है घर के बाद, इसको आप अपने घर की बची हुई रोटी दे देते हो और बाद में वो आपके घर की रखवाली भी करता है, जस्ट लाइक दैट, एक आपस का म्यूचुअल हिसाब किताब बना हुआ है। तो समरी देख लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन ने किया क्या क्या, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहली बात तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और फ्लूइड जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प रखता है। अगर मान लीजिए ठीक से काम ना करे तो क्या होगा, यही सोडियम वेस्ट निकलने लगेगा, पोटेशियम ज्यादा निकलने लगेगा, ये सारी चीजें जब निकलने लगेगी, क्लोराइड निकल गया तो क्या होगा, अलग से ORS पीते हुए घूमोगे, मर जाओगे। तो इसलिए क्या जरूरी है, रीअब्जॉर्प्शन कराना, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का करना, बैलेंस मेंटेन करना, स्टूल का एक प्रॉपर फॉर्मेशन हो जाता है, जो एक ना बहुत लिक्विडी ना बहुत सॉलिड कंसिस्टेंसी में म्यूकस वाटर मिक्स होकर के। उसके अलावा फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो गया, जिससे आपको क्या मिल गया, ब्यूटाइरेट, विटामिन B12, विटामिन के, थायमीन, राइबोफ्लेविन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें हैं। आई होप यहाँ पर आपको क्लियरिटी आई होगी। और लार्ज इंटेस्टाइन कुछ अप्लाइड पार्ट आगे हम डिस्कस करेंगे GIT का। आई होप लगभग GIT खत्म, बस खाली अप्लाइड पार्ट बात करनी। थैंक यू।